Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today is the interactive edition of Market Mantra, so we'll be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. So you can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Nikhil Shukla. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाए हैं। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। 2331-4444। दूसरा नंबर है 2371-7106। हमारा तीसरा नंबर है 2371-7117। और आपके सवालों के जवाब देने और चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है रवि। Domestic stocks rise around 1% amid positive global cues. Sensex regains the 58,000 mark. Nifty reclaims the 17,300 level. Rupee appreciates to 79 rupees and 3 paise against the US dollar. And Brent crude prices declined to $101.50 per barrel. वैश्विक बाजार के सकारात्मक रुख के चलते भारतीय शेयर बाजार में लगभग 1% की बढ़त। सेंसेक्स फिर से 58,000 के स्तर को पहुंचा। निफ्टी 17,300 के स्तर के आसपास। डॉलर के मुकाबले रुपया 79 रुपए 3 पैसे प्रति डॉलर और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $102.50 प्रति बैरल के आसपास। शेयर बाजार की बात करें तो वैश्विक शेयर बाजारों में आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में 1% की बढ़ोतरी हुई। वैश्विक बाजार के सकारात्मक रुख के चलते भारतीय शेयर बाजार में ये वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 58,000 के स्तर पर फिर से पहुंच गया। निफ्टी 17,300 के स्तर के ऊपर पहुंचकर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 545 अंक की वृद्धि के साथ 58,116 पर आकर रुका। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 182 अंक की बढ़ोतरी के साथ 17,340 पर बंद हुआ। विस्तृत बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक आज 1.51% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.147% की वृद्धि हुई। And the Sensex pack, the 24 companies posted gains while 6 logged losses. Tata Mahindra and Mahindra were top gainers as it climbed 6.2%, followed by Reliance and Maruti which gained 2.6%. On the other hand, Sun Pharma tumbled 2.7% and Hindustan Unilever declined 1.7% and Nestle India fell 0.5%. In sectoral indices at BSE, all sectors logged gains. Power and utilities indices were the top gainers as it surged 3.4%. Auto sector index gained 3.2% and IndusInd Bank 2.3%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,194 companies gained while 1,144 fell. Shares of 202 companies remained unchanged. And we have our first caller for the day. Anil from Gurugram is online with us. Anil, welcome to Market Mantra. Please put your question. नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये कि पिछले जो कुछ दिनों से हम चिंता देख रहे थे कि यूक्रेन वॉर है, रिसेशन की तरफ यूएसए में बातें हो रही हैं, साथ में मुद्रास्फीति भी बहुत हाई है वर्ल्ड ओवर। वो सारी चीजें और वो सारी चीजें अभी भी मौजूद हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि शेयर मार्केट जो है स्पेशली इंडेक्स कहूंगा वो जो है एकदम छलांगे मार के ऊपर जा रहा है। जो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ थी वो पहले भी थी, वो आज भी है, और जो वरीज थी वो पहले भी थी, आज भी। तो ऐसा अचानक क्या चेंज हो गया है, एक्सपर्ट से जानना चाहूंगा। थैंक्स जी। एक तो एफआईआईज का जो फ्लो है उसमें एफआईआईज ने बायर्स टर्न किए हैं। जो ओवरऑल कंसेक्यूटिव देखा जा रहा था उसमें एफआईआईज नेट सेलर्स देखे जा रहे थे। दूसरा, अगर हम देखें तो यूएस ने जो फेडरल रिजर्व है उसने 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। उसके बाद जो माना जा रहा है कि वो और एग्रेसिव नहीं होगा अपनी इंटरेस्ट रेट को लेकर के। वहां से ये भी स्पेसिफिकेशंस आई हैं, देखा जाता है कि सिग्नल्स हैं कि यूएस जो है रिसेशन में नहीं जाएगा, जिसमें एक ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर एक पॉजिटिविटी नजर आती है।
बाकी के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी यूएस फेडरल रिजर्व को फॉलो करेंगे, जो नजर आएगा, जिसकी वजह से काफी हद तक प्रेशर बनेगा। पर क्योंकि यूएस रिसेशनरी स्टेट पे नहीं जाएगा, जो माना जा रहा है बाय फेडरल रिजर्व और जो उनके इकोनॉमिस्ट हैं, उससे जो है बाकी सेंट्रल बैंक्स को भी एक उम्मीद जगती है कि वो इन्फ्लेशन को टेम कर पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे, जिसके तहत जो है ओवरऑल इकोनॉमी में एक पॉजिटिव ग्रोथ रहेगी। वैसे यामिनी जी, हमने ये देखा कि हमारा जो डोमेस्टिक शेयर बाजार है इसमें लगातार पॉजिटिव रुख ही देखा गया। जो हमारे घरेलू निवेशक हैं, इन्होंने इसमें से मतलब अपनी इच्छा खत्म नहीं की, लगातार ये पैसा लगाते रहे, भले ही बाहर के निवेशक पैसा अपना निकाल लिए हों। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम देखें तो DIIs ने काफी सपोर्ट किया है मार्केट्स को, खासतौर पे जब FIIs की आउटवर्ड मूवमेंट रही है, तब DIIs का जितना भी सपोर्ट रहा है वो उतना ही रहा है जितना FIIs ने निकाला है, जिसकी वजह से हमें मार्केट ज्यादातर स्थिर रही हैं। देखा गया है ये भी कि जो मार्केट करेक्शंस रही हैं वो भी जो है मार्केट्स को संभाले हुए रखे हैं, तो बहुत ज्यादा डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं होता, इमीडिएटली ऑप्टिमिज्म आता है और मार्केट्स ऊपर शिफ्ट होती हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज का हमारे ग्रोथ रेट पर कायम रहना और 7% से ऊपर को आंकना भी एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, जिसमें माना गया है कि ग्रोथ रेट डोमेस्टिक कारणों की वजह से नहीं, पर एक्सटर्नल कारण की वजह से जो है इफेक्ट हो रही है। जी, इस बीच दिल्ली से केतन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ केतन जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए आपका। हाँ नमस्कार मार्केट मंत्र टीम, मेरा एक बड़ा स्पेसिफिक टेक्निकल सवाल है शेयर्स को लेकर। यदि कोई कंपनी अपने आप को डीलिस्ट करवा देती है और एक बायबैक ऑफर देती है अपने शेयर होल्डर्स को, और किसी वजह से वो शेयर होल्डर उस समय वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो क्या ये कंपनी आपको मना कर सकती है यदि आप उनको कुछ समय के बाद कांटेक्ट करें और कहें कि मुझे अपना शेयर बायबैक करवाना है? मेरी ये जानकारी अगर आप दे पाए तो बड़ी मेहरबानी। जी, यूजुअली बायबैक का एक पीरियड होता है और उन्होंने अनाउंस करना होता है उस पीरियड के बाद कि उन्होंने कितने शेयर्स बाय किए और फिजिकली उन्हें डिस्ट्रॉय किया। इसलिए कंपनी जो है बायबैक्स नहीं कर सकती, पर मैनेजमेंट अगर बायबैक्स कर रही है या कंटिन्यूड कर रख रही है, तब उसमें वो आप बायबैक्स ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि डीलिस्ट हो जाती है, इसलिए ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होगी, पर बाहर के जो प्रमोटर्स हैं या जो उसके मेजर इन्वेस्टर्स हैं, उनको आप एनुअल जनरल मीटिंग में अपने शेयर्स ऑफर कर सकते हैं। Our regular caller Otonu Shah from Kolkata is online. Otonu, welcome to Market Mantra. Please put your question. Namaskar. I Atanu from Kolkata, madam. Good evening, Atanu from Kolkata. Thank you to everybody on eve of Independence Month. For my first question is, what is investing and what and when we do invest by public and private company and government institution? And my second question is, how do we be the financial independence by Market Mantra of its activities? Thank you. जी, आपका पहला सवाल है इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं। जी, एक एक्शन होता है जिसके थ्रू आप जो है अपनी पूंजी कहीं लगाते हैं और यू पुट योर मनी टू एन एसेट which can then give you returns in future. So when we talk about investing, it is a way of a planned structure of bringing about money and putting money for a certain period of time which can give you returns in future. When you talk about private, public or government investments, the investments, I believe you were referring to the overall economy being invested. So you have the public structure, which is your public undertakings that are there, which from their funds can make investments in the economy. Similarly, private firms can bring about investments by setting up factories or setting up businesses or going in for more expansion. The government investment can go into infrastructure or many other system infrastructures that are needed for the economy. So there are different ways of bringing about investment. At an individual level, we invest by putting our money into stocks, debentures, mutual funds, real estate, physical assets and so forth. और दिल्ली से अनिल आहूजा है हमारे साथ में। हेलो जी, अनिल जी, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, गुड इवनिंग टीम। मेरा सिंपल प्रश्न ये है कि पीछे काफी मार्केट डाउन गया है, तो अब लास्ट वीक से थोड़ा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है,
will it continue? The foreign investors are coming back, or there is time to wait? जी देखिए, इस वीक में काफी चीजें होने की है। जिस 3 और 5 अगस्त से बीच में एमपीसी मिलेगी और एमपीसी की अनाउंसमेंट होगी। आरबीआई करेगी कि क्या उसकी मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, वो देखने वो वॉच आउट करने की बात है। उसके तहत जो मार्केट्स हैं वो थोड़ी वॉलेटाइल रहेंगी। माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास बढ़ सकते हैं, ताकि जो इंटरेस्ट रेट गैप है या डिफरेंशियल है यूएस मार्केट्स का वर्सेस इंडियन मार्केट्स, वो कम से कम हो सके। और उसके तहत अगर वो कम होता है तो हमें एफआईआईज वापस आते हुए दिखेंगे। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। माना जा रहा है कि जो प्रेशर्स हैं ग्रोथ के ऊपर, जो 7.5% आईएमएफ ने भी टारगेट की है ग्रोथ, वो इसलिए है क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स उसे इफेक्ट कर रहे हैं, खासतौर पे क्रूड ऑयल प्राइसेस और जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है। इन्फ्लेशन का प्रेशर बना रहेगा, जिसका भी इफेक्ट हमें नजर आएगा। अबाउट 500 कंपनीज के आसपास रिजल्ट्स अभी आने हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। ऑटोमोबाइल सेल्स के जो नंबर्स हैं उनका भी इम्पैक्ट रहेगा। इन सभी को देखते हुए मार्केट्स रिएक्ट करेंगी, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में। Our regular caller from Thane, Gurunath, is online with us. Gurunath, welcome to Market Month. सर नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। यामिनी मैम को भी नमस्कार। जी नमस्कार। मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम ये जो हमारा पड़ोसी देश चाइना के बारे में पूछ रहा हूँ। मैम इनकी जो जीडीपी रेट है, इनकी जो इकोनॉमी है, जो इंटरनेशनल एजेंसी में जो रिपोर्ट दिया आया था, मैडम ये 17 ट्रिलियन की जो इनकी इकोनॉमी है। तो मैम ये जो हम इतने मतलब अभी तो हमने 5 ट्रिलियन का टारगेट रखा हुआ है, अभी तो 3-4 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी है। तो मैम क्या इनका प्लस पॉइंट मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसलिए इतना तेजी से ये ग्रोथ कर पाए? क्योंकि 30-40 साल पहले तो इनके बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी थी इस देश में। तो मैडम क्या है इसका कारण क्या है, और ये अमेरिका के बाद में लार्जेस्ट इकोनॉमी है क्या? थैंक यू मैम। जी देखिए, चाइना की काफी हद तक ग्रोथ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्ट किया है और उन्होंने काफी हद तक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको सब्सिडाइज भी किया है, जिसके अंदर हमने देखा है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में चाइना का काफी हद तक योगदान रहा है और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट बेस्ड बनाते हुए अपने मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया है। तो इन दोनों कारणों की वजह से माना जाता है कि वहां पे काफी हद तक ग्रोथ रही है। बाकी जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से भी काफी हद तक जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स है वो भी पॉजिटिव रही हैं। ये माना जाता है कि उनकी तरफ पॉजिटिविटी रही है। अगर आप कहें कि हमारा और उनका कंपैरिजन में सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन होता है कि हमने किस तरीके से एक मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क में रिफॉर्म्स लाए हैं और उन रिफॉर्म्स में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को कंटिन्यूड रखा है और एक सेक्युलर मैनर में और डेमोक्रेटिक मैनर में डिसीजंस हुए हैं, जिसमें रिफॉर्म प्रोसेसेस स्लो होते हैं पर सस्टेनेबल रहते हैं। वहां पर काफी हद तक ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, तो कोई भी रिफॉर्म लाना फास्टर पेस पे होता है और काफी जल्दी स्केल पकड़ लेता है। थाने से ही हमारे एक अगले कॉलर हैं सुनील। हेलो सुनील, आप हमें सुन रहे हैं? जी, आपका सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये, पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खास करके टेलीकॉम मिनिस्टर का अभिनंदन करता हूँ जी, क्योंकि उन्होंने बीएसएनएल में निवेश करने का निर्णय लिया है। अब मेरा सवाल ये है कि इस निवेश से ग्राहकों को ग्राहक अभिमुख डाटा प्लान रीजनेबल रेट से मिलेंगे क्या? जी देखिए, इस पे अभी कमेंट करना मुश्किल है, पर जो भी निवेश का डिसीजन है सरकार का वो एक अच्छा डिसीजन है। ओवरऑल देखा गया है कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनमें जो खास तौर पे इम्पोर्टेंट अंडरटेकिंग्स हैं, चाहे वो टेलीकॉम में हो या मीडिया में हो या अदरवाइज हो, उनके अंदर निवेश किया जा रहा है ताकि उन्हें टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया जा सके और जो उनके कस्टमर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले और जो वो जो स्पेसिफिक पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं खास तौर पे स्पेसिफिक सेक्टर्स में हैं उनमें
उनका एक प्रभाव रहे, ताकि ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिव लेवल है उसे स्ट्रीमलाइन किया जा सके। And regular caller Gaurav from Ghaziabad is online with us. Gaurav, welcome to Market Mantra. Please put your question. Thank you, sir. Thank you, madam. Madam, my question is, there are different types of, earnings for any company or individual in India, like capital gain, like interest earning, like profit, dividend. Why they are taxed differently? Can they be taxed in a single manner? Because everything is an income. So why they are taxed differently? Different incomes are taxed differently. That is question number one. And in the similar lines, I mean, if you can take an average of each earning and find out a single figure for all these incomes, so that life will become much easier for tax filer, return filer, and even for government, income revenue will remain same. So why not government is trying to do this, or is there a specific reason for charging different taxes rates for different types of income? Thank you. जी देखिए, जहां तक टैक्स की बात है, आप अगर देखें तो अर्निंग्स को टैक्स करने के लिए इंडिविजुअल टैक्सेशन है और कॉर्पोरेट टैक्सेशन है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हायर होते हैं क्योंकि वो कमर्शियल होते हैं। जहां पे इंडिविजुअल टैक्सेशन की बात है, इंडिविजुअल टैक्स आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन से आते हैं। इन सबको ऐड करके जो आपकी इनकम्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी आते हैं, इन सभी को जो ऐड करके आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है, उसके ऊपर इंडिविजुअल टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगता है। जो इनकम्स आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे करते हैं, उसके ऊपर एक डिफरेंट टैक्स रेट मिलता है, ताकि लोग निवेश करें और उसका फायदा उठा सकें। अगर आप देखें, आपके एक्सपेंडिचर्स को भी एक अलग रेट पे टैक्स किया जाता है जीएसटी के माध्यम से, जो आपके 5%, 12%, 18% और 28% होता है, ताकि जो है जो गुड्स आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या एसेंशियल होते हैं या जिनकी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ओवरऑल सप्लाईज के लिए, उन्हें कम पे टैक्स किया जाए, ताकि जरूरतमंद लोगों को उन गुड्स का फायदा पहुंच सके। You're tuned into the interactive Monday edition of Market Mantra. Yamini will continue taking your calls, but after a short break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम मार्केट मंत्रा में, और हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं। इस बीच फरीदाबाद से सुभाष हमारे साथ में जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो सुभाष। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रश्न पूछिए आपका। मैडम यामिनी जी से मेरा प्रश्न है कि मैंने ना अभी इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, तो उसमें मेरी कुछ लायबिलिटीज दिखा रहे थे 15,000 के आसपास, वो मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था। उसके बाद वो अभी भी मैंने ई वेरिफिकेशन डाउनलोड किया, जब प्रिंट आउट लिया तो उसमें अभी भी दिखा रहा है कि बिल पेंडिंग दिखा रहा है, उसमें अभी टू बी पेड दिखा रहा है, अभी उसमें दिखा नहीं रहा कि भाई एडजस्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए? आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर करके उसका चालान नंबर डालना होता है। अगर आपने वो डाला होगा अपने आईटीआर के अंदर तो वो नहीं दिखाएगा। अभी आप उसको रिवाइज करके आप अपना जो भी आपका पेमेंट की रिसीट चालान आई होगी आपके पास, उसको आप डाल करके वापस रिटर्न भर सकते हैं। अपडेट कर सकते हैं। डेट एक्सटेंड भी हो चुकी है 31 तो आप वो उस पर भर सकते हैं। Right. So, I guess he can also probably log into his e-filing and probably send a grievance if it's not been updated. Hopefully, they will be able to update it. Or else, as Yamini said, he can always file a revised return. Moving on to the rupee story. In the forex market, the rupee today appreciated 24 paise against the US dollar, and the domestic currency closed at 79 rupees and 3 paise against the American unit. And Hasmukh Dedia from Mumbai is online with us. Hasmukh Saab, welcome to Market Mantra. सवाल पूछिए। हेलो। हाँ हसमुख जी, सवाल पूछिए, हम सुन पा रहे हैं। यामिनी जी नमस्ते। जी नमस्ते। मेरा दो प्रश्न है। पॉइंट नंबर 1 कि अभी आरबीआई की जो पॉलिसी है जो 5th और 6th को, उसमें कितने बेसिस पॉइंट इंक्रीज दिख रहा है?
पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट टर्म में उसकी इफेक्ट मार्केट पे क्या रहेगी? थैंक यू। जी देखिए, जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात है, आंका जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास उसे इंक्रीज किया जाएगा। कोशिश यही की जाएगी कि इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए ये पॉलिसी आए, और उसकी जो कमेंट्री होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन को विद इन द टारगेटेड लेवल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इसके ऊपर काफी हद तक प्रेशर बनाए हुए हैं। खासतौर पे अगर आप देखें तो रुपी डिप्रिशिएट होता जा रहा है और एक नए लो लेवल पे पहुंच चुका है, जिसके तहत आरबीआई नहीं चाहेगा कि वो फर्दर डिप्रिशिएट करे, और इसके लिए जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को रिड्यूस किया जाए। और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को रिड्यूस करने के लिए ये इंक्रीज बहुत जरूरी है, इन्फ्लेशन को भी टारगेट करने के लिए, जो सिर्फ क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से नहीं आ रहा, रुपए के गिरने से भी आ रहा है। और मार्केट्स पे ओवरऑल क्योंकि वो डिस्काउंट कर चुकी होंगी, बहुत ज्यादा असर नहीं नजर आएगा। एफआईआईज का फ्लो वापस जरूर आ सकता है। You mentioned interest rate differential, Yamini. Currently, India is at 4.9% is the rate, and US after the 75 basis points increases between 2.25 and 2.5. So, what should be this differential, which will probably give us a guidance as to what the 5th August rate might be? Well, usually the differential is such that it should provide for the real interest rate in the market plus the value on the exchange rate that is there. So that is what is supposed to be kept in mind, because anybody who's investing in India will be investing in India and getting a particular interest rate on that. Also, while he is investing, he also gets a certain amount of a rate on the depreciation of the rupee or the exchange rate that is there. So both of them together should be equivalent to the interest rate that is available in the US. और एशियाई शेयर बाजारों पर नजर डालें तो आज तेजी देखी गई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक आज 0.9% की बढ़त में रहा, जबकि जापान के निक्केई 225 में 0.7% का उछाल आया। वहीं चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.2% के लाभ में रहा। उधर हांगकांग का हैंगसेंग आज 0.1% ऊपर आ गया। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का कॉस्पी बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान लाभ में चल रहे थे। लंदन की FTSE 100 में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि फ्रांस का कैक 0.4% चढ़कर और जर्मनी का डेक्स 0.6% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। यामिनी जी, एशियाई बाजारों के बारे में आपके क्या विचार हैं? जी देखिए, ओवरऑल मार्केट्स पॉजिटिव हैं, क्योंकि कोविड की वजह से जितनी रिकवरीज हुई हैं वो एक पॉजिटिव नजर आ रही हैं। पर कुछ जगहों पर हमें अभी भी नजर आ रहा है कि कोविड का इफेक्ट है। जैसे हम यहाँ पे 4th वेव की बात कर रहे हैं, या फिर हम चाइना में जो हमने देखा है उसका इफेक्ट है ओवरऑल ग्लोबल सप्लाईज में भी, और जो है डिमांड के अंदर भी ऑयल की स्पेसिफिकली। तो हम ये देख रहे हैं कि कोविड का असर रहेगा, पर क्योंकि रिकवरीज स्ट्रेंथन रही हैं, ओवरऑल मार्केट्स पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो एक पॉजिटिव इफेक्ट रहा है। जी। Let's look at the oil market now. The oil prices today dropped as weak manufacturing data from China and Japan for July weighed on the outlook for demand. Investors braced for this week's meeting of officials from OPEC and other top producers on supply adjustments. The crude prices fell around 2.5%. Brent crude was trading at $101.60 per barrel, while WTI crude prices were at $95.60 per barrel. The oil prices have been, they've gone from minus $37 when suddenly nobody was willing to take any deliveries, and to highs of almost $130. So is this kind of fluctuation par for the course now, or do you think it will eventually settle down somewhere? It will settle down somewhere, because right now the decline has been primarily because there has been a lower demand of crude oil. But what the most of the exporters of oil would try to see is that they're able to match up to the demand and the prices don't go further down, while they don't peak up also, because when they peak up the volumes will fall. So they will have to balance that, and it's important to balance it primarily with the supplies as well as taking care of the demand. So because of the recoveries after COVID and also the economy completely coming back to the pre-COVID levels at many places, we do see demand for oil. It will be necessary that the OPEC
and the other countries foster the supplies, and the sanctions that have been put on Russia do not disrupt the oil markets. It's a strange situation for India where if there is talk of recession, oil prices fall, and if oil prices fall, that's good for India because we have a lot of imported inflation. But if there is recession in the world, it's not good for India. So it's like a round and round kind of a situation. Recession is not good, but if the recession happens, oil prices will be lower. True. और सोने पर नजर डाली जाए तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना आज 45 रुपए की बढ़त के साथ 51,470 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी 390 रुपए ऊपर चढ़कर 58,760 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,788.90 प्रति औंस के स्तर पर, जबकि चांदी बढ़ोतरी के साथ $20.40 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। Gold is another thing that people normally recommend, Yamini, that you should have 5 to 10% in your portfolio. Would you recommend? Because the moment people want to go to safety, they either run back to the US dollar or they go to gold, because gold is supposed to be a store of safety in all kinds of situations, critical situations. So should people still have that 5 to 10% that normally financial planners say, or looking at an impending recession, a possible recession, they should increase gold in their portfolio? Well, I think 5 to 10% is a good amount, and it's always good to keep some amount of gold in physical form and some form in the financial asset form, because as and when the instruments are used, they tend to give you benefit in the long term. But beyond that, I don't feel it will help much. Those sovereign gold bonds are a good option for anybody to invest, because financially that investment is secure to a larger extent, as it pays you back in the form of gold prices at the time of the maturity. So that does offer a good return, but still keeping a portfolio limited would be a better thing. And now you have also silver available through ETF, and people can invest in silver through buying. Of course, physical silver was always an option, but now you have silver ETF as well. So does silver make any sense now to add to your portfolio? Metals does make sense, because the way the metal prices have been going on, they do show a good return to the investors. But again, not too much investment, but a certain amount of the portfolio can be invested there. And looking ahead at the week that we are looking at in terms of the markets, what would you advise a normal investor to do? Because of course the fifth deadline is there, which comes during this week. So what should a normal investor do? The start of the week has been good, but in the US we are seeing stock futures are currently down slightly. So how do you think the rest of the week would be for the domestic stock market? Well, overall the stock market should remain in the positive territory, because one, there would be the MPC that would be announcing the next monetary policy, and again the commentary of the monetary policy will be one of the guiding forces in the market, because the outlook in terms of the growth and about the overall economy will be highlighted there. Again, the announcements, the corporate announcements, the results which have been much towards the expectations are also what will play an important role. As I said earlier also, the auto sales figures for the month of July will come out, which will also play an important positive role in the market. यामिनी जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. Thank you, Yamini, for joining us live. Before we close this edition, a reminder of the headlines. Domestic stocks rise around 1% amid positive global cues. Sensex regains the 58,000 mark. Nifty reclaims the 17,300 level. Rupee appreciates to 79 rupees and 3 paise against the US dollar, and Brent crude prices decline to $101.50 per barrel. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market